रक्षाबंधन के पहले आप सभी की जेबें भरी होगी, लेकिन अब तो भाई खाली हो गई होगी हैं दे दे के भाई। तो ये नहीं कि राखी बंधवा ली और फिर बहनों से खींच लिए पैसे, ऐसा मत करना भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था क्या ईंट मनके तथा अस्थियां कक्षा 12 इतिहास। ठीक है, चैप्टर 1 ईंट मनके और अस्थियां, जिसको हम अक्सर बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं और ये 4th पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। आज हमारा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को ये भी पसंद आए। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। राखी तो बंधवाई ली होगी सभी ने, ठीक है। बढ़िया से एकदम मज़े करो। 10 मिनट की वीडियो 10-15 मिनट की बनेगी, आराम से देखना, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है भाई। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, दे दी तो दे दिया, बस खींचना नहीं है अब, ठीक है। ये नहीं कि फिर वापस खींच लो, मम्मी उधर गई चल दे दे पैसे मेरे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, जैसे कि पुरातत्वविदों ने हमें आज तक बताया है, जितना भी बताया हमने उसी के ऊपर स्टडी किया अपनी, ठीक है। जो अलग अलग जो भौतिक स्थल, मतलब भौतिक चीज़ें जो मिली है, फिजिकल चीज़ें जो मिली हैं, जो प्रेजेंट थी हड़प्पा सभ्यता में, वो हमें पुरातत्वविदों की खोजों से ही पता चल पाया है। और उनके भौतिक चीज़ों से ही हम पता कर पाए हैं कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पे लोग कैसे कैसे रहते थे, क्या क्या अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के शहरों के समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोग उनके विषय में सब भूलते गए। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता के शहर समाप्त होने लगे, धीरे धीरे लोग उनके बारे में भूल गए कि यहाँ कोई हड़प्पा सभ्यता भी था, ठीक है। हजारों सालों बाद, मतलब हजारों वर्षों बाद जब लोगों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया, तब उनके समझ में यह नहीं आया कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, या फिर खेत की जुताई के समय, या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय कभी कभी पृथ्वी की सतह पर आने वाली पुरावस्तु को क्या कहा जाए। हड़प्पा सभ्यता के अंत के 1000 साल बाद जब यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो खेत की जुताई करते थे या फिर खुदाई करते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें उनको मिलने लगी थी ज़मीन से। तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि उन पुरावस्तुओं को कहा क्या जाए, ये चीज़ है क्या। अब देखिए, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और 19वीं शताब्दी के मध्य में ही पुरातात्विक खनन के उन्होंने आरंभ किया, ठीक है। अब देखिए, वहाँ उस समय के लिए पुरातत्वविद जब खोज करते थे तो क्या क्या करते थे। देखिए, साहित्य तथा अभिलेखों का बहुत प्रयोग करते थे। कनिंघम ने भी आरंभिक ऐतिहासिक में ऐसा ही किया। उन्होंने उस काल के संबंधित पुरातत्व में रुचि रखते थे। कनिंघम क्या करते थे, शुरुआत के बस्तियों की पहचान करते थे। इसके लिए क्या किया उन्होंने कि जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे ना, वो क्या करते थे, अपने वृत्तांतों को छोड़ के जाते थे जहाँ जहाँ से वो गुजरते थे। तो उन्होंने उसका प्रयोग किया 4वीं और 7वीं ईस्वी में, वो जो महाद्वीप में आए थे, ठीक है। ये चीनी बौद्ध यात्री जो वो वृत्तांत छोड़ के जाते थे, उनका यूज करके सोचते थे कि हम पता कर लेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो उन्होंने क्या किया, कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण जो किए, ऑब्जर्वेशन किए, उसके दौरान अभिलेख जो उनको मिले उन्होंने इसको इकट्ठा किया, स्टोर किया, संग्रहण किया और उसका अनुवाद भी किया, ठीक है। खुदाई के समय वो सिर्फ ऐसी पुरावस्तुओं के अन्वेषण पे कोशिश करते थे जिसका कोई सांस्कृतिक महत्व हो, जो कि कोई संस्कृति से जुड़ी हो, उसका कोई महत्व हो, ऐसी चीज़ों की वो खुदाई करते थे, ठीक है जी। अब देखिए, चीनी तीर्थयात्री क्या थे कि वो यात्रा कार्यक्रम में हिस्से की हड़प्पा जैसा पूरा स्थल नहीं हुआ करता था। जो चीनी तीर्थयात्री के यात्रा कार्यक्रम होते थे ना, उनके जो हिस्से में जो स्थल आते थे वो हड़प्पा के जगह जैसे नहीं थे। दूसरा, हड़प्पा की गिनती एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं होती थी, ठीक है। हड़प्पा जो थी उसकी गिनती एक शुरुआती ऐतिहासिक शहर के रूप में नहीं होती थी। इसी कारण से हड़प्पा कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठा। लेकिन क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में उनको कभी कभी पुरावस्तुएं जो थी हड़प्पा की वो मिली थी। इनमें से कुछ तो कनिंघम तक आ भी गई थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल सका कि ये पुरावस्तुएं जो थी वो कितनी प्राचीन थी, कितनी पुरानी थी, ठीक है। फिर एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर भी दिया था। उन्होंने उस मुहर पर ध्यान तो दिया, उसके कालखंड, उसके समय को भी खोजने का प्रयास किया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वो ऐसा इसलिए करते थे ना क्योंकि दूसरे पुरातत्व की तरह उन्हें लगता था कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो गंगा की घाटी में पनपे शुरुआती शहरों के साथ हुई है। लेकिन कनिंघम की इसी नज़रिए की वजह से वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ सके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब देखिए,
राखल दास जो बनर्जी थे एक दूसरे पुरातत्वविद, उन्होंने क्या किया कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारी मोहरें खोज निकाली। उसके पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की मोहरें खोज निकाली। अब देखिए जैसे ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मुहर निकाले, वैसे ही उन्होंने क्या किया, इसी खोजों के आधार पर 1924 में, ध्यान रखिएगा 1924 में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के सामने ये डंका पीट दिया कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता मिल गई है भाई। ठीक है, और इसमें बहुत सारा बुक भी लिखा गया, जैसे कि एस एन राव ने अपने बुक में लिखा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में उन्होंने लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर अब तक पहचानी जा सकी मुहरें थी। मतलब मेसोपोटामिया में जैसे खुदाई के समय अलग अलग चीज़ें मिली थी, मुहरें मिली थी, वैसे ही हड़प्पा सभ्यताओं में मिली थी, लेकिन तब तक पहचानी नहीं जा सकी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, विश्व के सामने एक नई सभ्यता आई, नई जानकारी मिली जो कि मेसोपोटामिया के जैसी ही थी। देखिए खुदाई कोई करता है और क्रेडिट कोई ले जाता है। जैसे कि खुदाई किसी और ने की होगी, लेबर ने बताया होगा भाई मिल गया भाई, लेकिन उसने क्या किया, उसने भाई अपना ले लिया। ठीक है, कि मैंने डंका पीट दिया उन्होंने, और क्या। अब देखिए मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले ऐसे पुरातत्वविद थे जो इस काम को पेशेवर ढंग से करते थे। उन्होंने क्या किया, कनिंघम की तरह उनमें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी कि अलग अलग चीज़ें मिले, लेकिन वो रोज़ के कामों में, रोज़ के जीवन शैली में प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में जानने में ज़्यादा उत्सुकता रखते थे। ठीक है, अब देखिए ये आप पढ़ लीजिए, पुरास्थल टीले स्तर क्या होता है। टीले उसको बोलते हैं जैसे हम किसी स्थान पर बहुत लंबे समय से रह रहे होते हैं, फिर हम उनको वहाँ पे से छोड़ के जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे देखिए मिट्टी के कारण, सनलाइट के कारण धीरे धीरे वो चीज़ें धंसती जाती हैं, मिट्टी वहाँ की, और धीरे धीरे वहाँ पे एक बड़ी सी कुछ ऊँची सी चीज़ खड़ी हो जाती है, उसी को बोलते हैं टीला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। देखिए मार्शल जो थे वो अपने ढंग से काम करते थे, बहुत बखूबी से काम करते थे। अब देखिए आगे बात करते हैं हम, इसके बाद से ये ख़त्म हो गया। अब आए नई तकनीकें, नया प्रश्न, नई तकनीकें तथा प्रश्न। देखिए 1944 में REM व्हीलर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। देखिए व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर उत्खनन के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम टीलों की खोज करेंगे, मतलब टीलों के जहाँ जहाँ टीले बने हुए थे ना, उसके स्तर पर हम करेंगे, उसको खोजते खोजते। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा और आज की राष्ट्रीय सीमाओं में किसी प्रकार का भी कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सीमा और हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल, ठीक है, बैरियर, मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं, ज्योग्राफिकल बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए पुरातत्वविदों ने व्यापक सर्वेक्षण किया और इन सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। इन्होंने क्या किया कि बहुत ही बड़े स्तर पर सर्वेक्षण किया भाई, और इसके बाद उनके सामने बहुत सारी हड़प्पाई बस्तियां सामने आई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों का पता चला। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलीवीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। ये सब चीज़ें उनको उत्खनन खोजों के बाद मिले, खुदाई के बाद मिले। क्या क्या, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलीवीरा, ये सब उनको मिला, पता चला उनको कि ये भी हड़प्पा से ही जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई सभ्यता की जानकारी जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी रुचि दिखाते आ रहे हैं। देखिए जब 1944 में REM व्हीलर को भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, और जब उन्होंने सारी चीज़ें खोज निकाली, तो जो इंटरनेशनल जो लोग थे ना, इंटरनेशनल समुदाय कम्युनिटी के लोग, वो भी जुड़ने लगे कि हम भी मिलकर आपके साथ काम करेंगे। इन तकनीकों में क्या था कि मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह की खोज, और साथ ही मौजूदा साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित था। इन सभी चीज़ों की छोटी से छोटी चीज़ें करते थे, विश्लेषण करते थे, उसके बारे में पता लगाते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब देखिए हमें पहले ही पता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में, लिपि के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त हुई नहीं है। कुछ भौतिक चीज़ें ही थी जिसके
मदद से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल पाया है। जैसे कि देखिए मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान। अब जैसे कुछ जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाते थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती थी, उनको फिर से नहीं बनाया जा सकता था। जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे, यही सब सड़ बढ़ जाते थे। अब देखिए कुछ चीज़ें थी वो बच जाती थी, जैसे पत्थर, पक्की मिट्टी, धातु। उन्हीं के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता किया था हमारे पुरातत्वविदों ने। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली थी, मतलब महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें जो कि अक्षत अवस्था में प्राप्त हुई थी, मतलब ख़राब अवस्था में, उनकी जो अवस्था थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि खोजों का वर्गीकरण। जो वो चीज़ें खोजते थे उनको वो कैसे वर्गीकृत करते थे, कैटेगराइज कैसे करते थे। तो देखिए होता क्या है, वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत था। जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है, परंतु दूसरा अधिक जटिल सिद्धांत उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वास्तव में कोई एक पूरा वस्तु औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोगों में लाई जा सकने वाली कोई वस्तु। मतलब जो उनको चीज़ें मिलती थी वो ये कैटेगराइज करने में उनको दिक्कत होती थी कि वो क्या वो एक औजार हैं या फिर आभूषण है, या फिर औजार आभूषण दोनों हैं, या फिर अनुष्ठानिक प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब धर्म कर्म से जो संबंधित है उनमें ये प्रयोग होता है जो उनको चीज़ें मिलती थी। अब देखिए उनको ना कुछ पात्र मिले थे, जैसे मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा कुछ पात्र मिले थे जिनकी वो उपयोगिता समझ नहीं पा रहे थे कि ये उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए इनको ये भी जो चीज़ें प्राप्त होती थी उनको दिक्कत होती कि क्या वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में, या फिर भट्टे में, कहाँ कहाँ चीज़ें मिलती थी। ठीक है जी, अब देखिए हड़प्पा स्थलों में ना कुछ कपास के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, तो उससे पुरातत्व पता करते हैं कि उस सभ्यता के लोग पोशाक पहनते होंगे इसका ज़रूर। और जैसे कुछ मूर्तियों पे भी चित्र मिले हैं उनको, उनसे भी वो पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं व्याख्या की समस्याएं, मतलब जो चीज़ें मिलती थी। देखिए पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः उस समय आती है जब सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास सामने आते हैं। मतलब धार्मिक प्रथाएं जो थी तो उनको कैसे व्याख्या किया जाए, उनका उसमें क्या क्या होता था। इनमें कुछ आभूषण से लदी हुई नारी मिली थी, इनको मृण मृतियाँ बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए अब इनका धार्मिक महत्व क्या था इनको पता नहीं चलता था। इन्हें ही मातृ देवी की संज्ञा दी जाती थी। कुछ पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से निर्मित मूर्तियां भी मिलती थी, जिन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था। ठीक है, जैसे कि उनको पहले एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी जिसको उन्होंने कैटेगराइज किया था। ठीक है, अब जैसे देखिए उनको मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था, कालीबंगन और लोथल से बेदियाँ मिली थी, मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें मिली थी। देखिए मुहर उनको मिले थे, तो कुछ मुहर जो थे वो अनुष्ठान के कार्य से संबंधित थे, कुछ धार्मिक चीज़ों से संबंधित थे। ठीक है, तो इनको कुछ मुहर जो मिले थे वो पेड़ पौधों के चित्र थे उस पर। ठीक है, और इसके अनुसार बताया जाता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। कुछ जानवर के चित्र भी मिले हैं मुहरों पे, जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे एक श्रृंगी कहा जाता था। ठीक है, कुछ मुहरों पर एक ऐसी आकृति बनाई गई थी जिसमें पालथी मारकर योगी की मुद्रा के रूप में बैठा दिखाया गया था। कभी कभी इस आकृति को जानवरों से घिरा दिखाया गया था। इसको आद्य शिव कहते थे। देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया आद्य शिव की मुहर, उनको चीज़ें क्या क्या मिली थी, पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में आद्य शिव को एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। कुछ शंकर जी के लिंग के आकार में लिंग भी मिले थे, शंखोकार भी मिले थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फोटो, आप देखिए। अब देखिए आगे बताते हैं कि उदाहरण के लिए जो आद्य शिव की मुहर है ना, उसका ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, और ये सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ थे। ठीक है, इसमें एक रुद्र नामक देवता का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल पे, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। और अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, लिंक गिवन है। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे। आज वैसे भी राखी है, कर दीजिए शेयर। अब देखिए होता क्या है कि पौराणिक परंपराओं में, मतलब पुराने परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त किया गया एक नाम है रुद्र। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र जो है, रुद्र को क्या बोला जाता है, रुद्र को न तो ऋग्वेद में, न तो पशुपति,
मतलब पशुपति मतलब होता है सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी को बोला जाता है, और न ही एक योगी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। अन्य शब्दों में कहें तो यह चित्रण ऋग्वेद में उल्लेखित रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह कोई समन था। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होता है। मिलता हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, बाय बाय।